हो गया। हाँ भाई, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज का ये जो सेशन है ये कुछ ही स्पेशल होने वाला है। इसमें हम एक ऐसी कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो सभी नए विद्यार्थियों के साथ है। जिन स्टूडेंट ने पहले या प्रीलिम्स या मेंस में अपीयर हुए हैं उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी समझ है, लेकिन नए स्टूडेंट को इसके बारे में कोई समझ नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में क्या समानता है और क्या असमानता है। इस लेक्चर में हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और ये एकदम से नया तरीका है इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी करने का। आप सभी को ध्यान से समझना है। बाद में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है और तैयारी करते समय इस पीडीएफ को आपको ध्यान से देखते रहना है। आपको उतना नहीं पढ़ना होता है जितना आपको बताया जाता है। बहुत कम पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, वह आप इस वीडियो के बाद समझ जाओगे। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तरफ होगा आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस और एक तरफ होगा मेंस का सिलेबस। सेम सब्जेक्ट होंगी एक स्लाइड पे और प्रत्येक सब्जेक्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो समान हैं और कौन से दोनों में डिफरेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इस तरफ आरएस प्रीलिम्स का है, इस तरफ आरएस मेंस का है। पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। क्लियर? अब वहां देखो धरोहर शब्द है, यहाँ विरासत शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले ये आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा होगा यहाँ और यहाँ, ये दोनों टॉपिक सेम ही हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेंस है इस मेंस में कल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। अब यहाँ आपको थोड़ा सा देखो, प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। अब यहाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति। क्लियर? तो प्रीलिम्स में समाज, धर्म, संस्कृति इसको अच्छी तरीके से देखना है, लेकिन ये मेंस में भी आता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अब सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कालीबंगा जैसे क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो आपसे पूछ ले भाई सिंधु घाटी सभ्यता, ये फलानी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, लोहेकालीन सभ्यता, कोई भी नाम दे दे, उस समय धर्म कैसा था, समाज कैसा था, समझ गए? ठीक है। अब प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। तो यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है। यहाँ देखिए प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, आप चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, एंशिएंट और मिडाइवल राजस्थान की हिस्ट्री है, आपको पूरी ही पढ़नी है, सारे राजवंश पढ़ने हैं आपको। क्लियर? तो यदि आप इस वाले सिलेबस को, प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करते हैं तो मेंस वाला एंशिएंट और मिडाइवल का पोर्शन आपका अपने आप हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल इसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन एक चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि जो अलग से शब्द दे रखे हैं, जैसे प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति। क्लियर? यहाँ देखिए मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। इन शब्दों के ऊपर गौर करते हुए आपको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात कर रहा है। राजनीतिक मतलब कौन से युद्ध किए, कौन सी संधियां की, कौन से गठजोड़ किए, और सांस्कृतिक मतलब उनका स्थापत्य में क्या योगदान था, उनका
साहित्य में क्या योगदान था, समझ गए क्या? इस टाइप की चीज़ें आपको फोकस करके पढ़नी है। जैसे महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों की रचना करी, या किसी राजा के दरबार में या उसके काल में कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने स्थापत्य में कोई योगदान दिया हो, मंदिर स्थापत्य में दिया हो, समझ रहे हो क्या, या कोई साहित्य की रचना करी हो। इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आपको डिटेल में स्टडी करनी है। फिर इसके बाद शुरू हो जाता है मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। अब यहाँ भी देखिए, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं। अब 19वीं 20वीं शताब्दी का मतलब 1801 से शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश काल की बात की जा रही है। प्रमुख घटनाएं इसमें क्या क्या है देखिए, किसान जनजाति आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। तो देखिए, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, राजनीतिक जागृति यानी प्रजामंडल आंदोलन है, फिर स्वतंत्रता संग्राम में कोई घटनाएं हुई है वो है, और एकीकरण, अंत में आज़ादी के बाद क्या हो गया, एकीकरण, ये घटनाएं। अब यहाँ देखिए, आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। बात वही है सारी चीजें, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में लिख दी गई है। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन और उठता है कई बार कि सर नोट्स बनाए नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये मैं आपको किसी अलग लेक्चर में बताऊंगा कि एक एक बिंदु के नोट्स कैसे बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और इनमें क्या है, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती है, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत रहे। वो अपन किसी और लेक्चर में बात करेंगे। इससे आगे देखते हैं, थोड़ा कल्चर का पार्ट आता है। ठीक है, देखिए, राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर है, किले हैं, महल है, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, जैसे बावड़ी वगैरह आ जाती है इसमें, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प, फिर है प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य। क्लियर। फिर बात करते हैं भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य कौन सा है। यानी बोलियां हो गई, साहित्य हो गया और लोक साहित्य हो गया। फिर धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता। फिर राजस्थान में सामाजिक जीवन में मेले एवं त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण। ये सारे के सारे टॉपिक हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा इधर देखिए, वहीं धरोहर की बात की जा रही है। प्रदर्शन और ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल। अब देखिए, यहाँ पर्टिकुलर रूप से विश्व विरासत के प्रमुख स्थल नहीं दे रखा है, लेकिन पढ़ना है। जब कल्चर की बात हो गई है तो आपको पढ़ना ही है। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थान की साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण विभूतियां, यहाँ देखिए राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। क्लियर है बात। इस तरह से आप ध्यान से समझो। मैं ऐसे कहूंगा कि सारा का सारा राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को फोकस होते हुए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हुए, ट्रेंड एनालिसिस करते हुए, उस हिसाब के से आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर, हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। यहां देखिए भारत का इतिहास, एक तरफ प्रीलिम्स है, एक तरफ मेंस का सिलेबस है। अब जहां आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, भारत के सांस्कृतिक आधार, सिंधु एवं वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, कौन कौन से, आजीवक, बौद्ध और जैन।
क्लियर। अब यहाँ देखिए, भारतीय धरोहर सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक। अब यहाँ मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री में कल्चर की बात करी गई है। किसकी? कल्चर की। वहां सिर्फ एंशियंट की बात कर रहे हैं, यहाँ एंशियंट से और मॉडर्न तक आ जाओ, सिंधु घाटी से ब्रिटिश काल तक क्या क्या भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकला और साहित्य, सभी कुछ आ गया। मुख्य रूप से कल्चर की बात करी गई है। ठीक है, ओके। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब मेंस के लिए आप तैयारी करो तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप याद करो, मेंस में क्वेश्चन आया था अर्जुन की तपस्या प्रतिमा। अब इसका मतलब क्या है? वहाँ कोई राजवंशों के युद्ध नहीं पूछ रहा है मेंस में। तो जो कल्चरल पार्ट है ना, उसको प्रीलिम्स में तैयार करते समय मेंस के लिए ज़्यादा फोकस करना है। किसमें 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे बनता है, 5 मार्कर कैसे बनता है और 10 मार्कर कैसे बनता है। क्लियर है? दोनों अप्रोच लगानी है। कौन सी? सिंथेटिकल और एनालिटिकल। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु। देखो अब यही चीज वहां नीचे है। क्लियर? फिर देखिए, प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। अब इन्हें संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल भाषा में जो भी साहित्य वगैरह लिखे गए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। फिर विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब देखो, विजयनगर के बारे में वो चीजें नहीं पूछी गई है, लड़ाई किससे हुई, युद्ध किससे हुआ, नहीं। उन्होंने कल्चर के लिए क्या क्या काम किया है वो चीजें पूछी गई है। फिर मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का धार्मिक व साहित्यिक योगदान। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये कल्चर वाला पार्ट इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? यहाँ सीधा कह रखा है सिंधु घाटी से लेके ब्रिटिश काल तक, और वहाँ अलग अलग बिंदुओं के तहत कहा गया है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे। सीधी सीधी ऐसे समझिए आप कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उदारवाद का चरण, वहाँ से लेकर और जवाहरलाल नेहरू के काल तक, जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद के भारत का इतिहास की भी बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से क्या योगदान मिला, ये चीजें हैं। अब इसको यहाँ देखिए थोड़ा सा आप। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं। आ गई नहीं वही बात, विभिन्न चरण यानी अवस्थाएं और धाराएं। ठीक है? महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, वही बात है। तो मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। कहीं कोई किसी के भी सिलेबस से आप पढ़ लो, इसको पूरा ही पढ़ना है। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता और संस्थाएं। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। फिर यहीं देखो 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार, वही टॉपिक हो गया। तो आप कहीं से भी देख लीजिए, दोनों में सेम है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नहरी युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। अब यहाँ देखिए, यही स्वतंत्रता के बाद है। देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। ठीक है? अब यहाँ एक चीज है बस, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण। लेकिन यहाँ देखिए आप थोड़ा सा, कहाँ बात कर रहे थे अपन? हाँ, 19वीं शताब्दी से 1965 तक। तो 1965 का मतलब क्या हो गया? नेहरू युग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों जगह है नेहरू युग,
इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हुए देखो, इससे बहुत हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें ऐसे कैसे दे रखा है ये, ठीक है, एक चैप्टर है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, कौन कौन से संस्था संगठन बने थे। तो इंडियन हिस्ट्री हो गई है। अब देखते हैं अपन जियोग्राफी। इधर RS प्रीलिम्स का है, इधर मेंस का है। मेंस के पेपर 2 के यूनिट 3 में क्या है, जियोग्राफी है। क्लियर है? इसमें देखिए भाई थोड़ा सा, सबसे पहले वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी की बात करते हैं। इधर भी क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं प्रमुख स्थलाकृतियां हैं कौन कौन सी, पर्वत है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल है, चारों हैं। यहाँ देखिए आप, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। तो यहाँ पढ़िए, ये यहाँ पढ़िए, दोनों टॉपिक सेम है। फिर पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें क्या किया जाता है, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन इरोजन, ये सारे के सारे टॉपिक हैं इसमें। फिर यहाँ देखिए प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, वही चीजें इसमें आती हैं वही इसमें है। क्लियर? लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ मेंस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा है, और प्रीलिम्स में ऐसे कौन से टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ 3 टॉपिक देखिए आप, प्रमुख नदियाँ और झीलें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश विश्व के, ये ओनली प्रीलिम्स में है, ओनली प्रीलिम्स में है, ठीक है। मेंस में इनका कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये दोनों टॉपिक हैं ओनली मेंस में। कहाँ है? ओनली मेंस में। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूवैज्ञानिक समय सारणी की, पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई, सौरमंडल बना, तब से लेकर पृथ्वी क्या थी, पहले आग का गोला थी, फिर तरल बनी मैग्मा, फिर ठंडी हुई भूपर्पट्टी बनी, और धीरे 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 आज तक का जो काल है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, उस सब में क्या क्या हुआ है, ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। क्लियर? फिर आगे देखिए भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रकार, वितरण और उनका प्रभाव, और प्रमुख भूराजनीतिक समस्याएं, ये दोनों टॉपिक भी कहाँ हैं, ओनली मेंस में। अब यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो टॉपिक पढ़िए जो दोनों में कॉमन है, पढ़ लिए। फिर प्रीलिम्स के लिए तो पहले ये चीज़ें पढ़नी है आपको, प्रीलिम्स के लिए तो पढ़नी है, साथ के साथ एक बार सिर्फ एक बार अच्छी तरह से याद नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, एक बार ठीक ठाक तरीके से रीडिंग मार लेना है किसकी, मेंस के ये टॉपिक, बस बाकी प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। क्लियर है? मेंस के एक बढ़िया तरीके से मेंस के जो टॉपिक हैं जो ओनली मेंस में हैं, उनका प्रीलिम्स के तैयारी के दौरान ही एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या चीज़ें हैं, इधर है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो में क्या क्या चीज़ें हैं, और मेजर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है या प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बस एक बार अच्छी तरीके से रीडिंग मार लेना है समझते हुए। क्लियर? अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए प्रमुख स्थलाकृतियां जिसमें पर्वत, पठार, मैदान है, और इधर देखिए प्रमुख स्थलाकृतियां या भूआकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान। मरुस्थल मेंस में दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ने चारों ही हैं, पढ़ने सारे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो प्रीलिम्स की तैयारी करते समय ही पढ़ लेना इसको। क्यों पढ़ लेना? तो यहाँ ध्यान से समझो, मैदान का भाग ही होता है मरुस्थल। किसका? मैदान का भाग ही होता है मरुस्थल। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, अपना तो थार का मरुस्थल किसका भाग है? मैदान का। लेकिन लद्दाख का मरुस्थल किसका भाग है? पठार का। जो लद्दाख के पठार पे है वो ठंडा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। समझ गए क्या? तो इसलिए वही चीजें हैं, सिर्फ इधर क्या है, थार के मरुस्थल में ड्राई एंड हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, उधर कैसी है? ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, बात वही ही है। ठीक है, आगे देखिए भारत का
प्रमुख भू आकृतिक विभाजन। अब यहाँ तो सिर्फ ये 4 चीज पूछ रहा है, जैसे पर्वत पूछ रहा है तो यहाँ ये नहीं बता रहा कि मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, करावली की कर रहा हूँ और नीलगिरी की कर रहा हूँ। पर्वत यानी पूरे भारत के पर्वत हैं, पठार है तो पूरे भारत के पठार हैं, मैदान है तो उत्तर भारत का विशाल मैदान भी है और तटीय मैदान भी है, वो कंप्लीट है। यहाँ क्या कह रहा है, भूआकृतिक प्रदेश की बात कर रहा है, जैसे उत्तर का हिमालय प्रदेश, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। क्लियर है पूरा को पूरा? ठीक है, यहाँ सिर्फ ये है, यहाँ ये दोनों चीजें हैं। क्लियर? ओके। मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण, जलवायु वाले टॉपिक के अंदर एक छोटा सा पोर्शन आता है मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण, लेकिन यहाँ पूरा है जलवायु। अब इसमें देखो मानसून की उत्पत्ति है, जलवायु की विशेषता है, वर्षा का वितरण है और जलवायु प्रदेश है, चारों चीजें हैं। तो यहाँ आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर वहाँ आपको मानसून तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं प्रमुख नदियाँ, यहाँ भी है नदियाँ और प्रीलिम्स में भी है। प्रीलिम्स में झील एक्स्ट्रा है और मेंस में भारत की झील नहीं है, लेकिन प्रश्न आ जाए, हो सकता है कोई अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आरपीएससी का कोई भी भरोसा नहीं है। यदि आ जाए तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं करोगे, इसलिए प्रीलिम्स में जब पढ़ो तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? ओके। फिर प्रमुख फसलें देखते हैं, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी। आप सिर्फ ये 6 फसलों के बारे में प्रीलिम्स में पढ़ लो, प्रीलिम्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पहली चीज। लेकिन मेंस में क्या है, ये वाला टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, अब इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, एक पेज लेना है, इस पेज में ऐसे 6 कॉलम बना लेने हैं खड़े, फिर एक तरफ लिख लेना है क्या, गेहूं, एक तरफ चावल, एक तरफ कपास, गन्ना, चाय और एक में कॉफी। अब इनसे संबंधित जो जो बातें हैं आप बता दो। सबसे पहले क्या बताओगे, इनका वानस्पतिक नाम बता दिया, फिर क्या बताओगे, जलवायु कंडीशन क्या क्या चाहिए, फिर मिट्टी कौन सी चाहिए, फिर वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, समझ गए क्या? फिर इनकी कोई वैरायटीज हैं वो बता दीजिए, फिर इनके क्षेत्र या उत्पादन वगैरह, ऐसे 4-5 चीजें आएंगी एक पेज में, पूरा एक टॉपिक क्लियर। ठीक। फिर दूसरा देखिए प्रमुख खनिज, अब इसमें भी क्या क्या है, लोएस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है और अभ्रक है। एक पेज बनाइए, 4 खनिजों के नाम लिखिए, आयरन ओर हो गया और मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया और माइका हो गया। ठीक है, हो गया। बस इनके सबके बारे में जो भी डिटेल है, इनके अयस्क के कौन कौन से हैं, जैसे आयरन ओर के कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। समझ गए क्या? सबके अयस्क लिख दिए, प्राप्ति स्थल लिख दिए, भंडारित लिख दिए, उत्पादन में प्रथम कौन सा है, एक दो कोई विशेष बात हो किसी में तो वो लिख दो। बस एक 2 टॉपिक 2 पेज के, एक पेज इधर का एक पेज इधर का, 2 टॉपिक खत्म। मैंने कहा था ना प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यदि मैं आपको केवल प्रीलिम्स की अप्रोच बताऊं तो जितना हो हल्ला है ना, इतना कुछ नहीं है प्रीलिम्स में। केवल यदि प्रीलिम्स की अप्रोच बताऊं केवल, जिसमें मेंस की बात ना हो, तो यदि कोई 5 महीने पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है तो मैं ऐसी अप्रोच बता सकता हूं कि 1 महीने पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फर्स्ट रैंक लाएगा, मैं ये कह रहा हूं प्रीलिम्स से क्वालिफाई कर लेगा, सिर्फ 1 महीने की अप्रोच से। अब 1 महीने में ये भी नहीं कह रहा हूं कि 1 घंटा ही पढ़ना है, डेली 6-7-8 घंटे पढ़ाई तो चाहिएगी चाहिएगी। ठीक है, मेरे पास कोई दवाई या तपस्या करने की कोई चीज़ नहीं है कि कोई बभूति हो मैं दे दूंगा कि चल बेटा तेरे बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ ये टॉपिक नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा, अब प्राकृतिक संसाधन देखिए आप, और प्राकृतिक संसाधन में देखिए आप प्रमुख खनिज यानी सेल और खनिज यहाँ आ जाता है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए एक ये वाला पेज तो बनाना है, ये तो भाई वो प्रीलिम्स होगा उसे एक दिन पहले देख जाओ, उसको कम से कम याददाश्त तो ताज़ा रहेगी ना। मेंस के लिए आपको प्रमुख सेल भी पढ़नी है, चट्टानें कौन कौन सी हैं, कौन सी चट्टानों में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, और प्रमुख खनिज भी पढ़ने हैं। इनके अलावा भी सारे पढ़ने हैं, कॉपर भी पढ़ना है, कोयला भी पढ़ना है,
प्राकृतिक गैस भी पढ़ना है, पेट्रोलियम भी पढ़ना है, सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है क्या? ओके। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत। अब यहाँ देखिए ऊर्जा संसाधन आपके मेंस में नहीं है। क्लियर? ऊर्जा संसाधन मेंस में नहीं है। फिर बात करते हैं किसकी? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की। तो यहाँ मेंस में भी क्या है? औद्योगिक प्रदेश नहीं है। फिर बात करते हैं किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। सिर्फ नेशनल हाईवे और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात किया गया है। कौन से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ऐसे बस, क्योंकि प्रश्न इसी के आते हैं। कई बार तो ये पूछ लेता कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी, ऐसे प्रश्न कर लेते हैं। समझ गए क्या? तो यही है। तो प्रीलिम्स हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ देखना औद्योगिक प्रदेश है सिर्फ। कभी आप उद्योग पढ़ने लग जाओ, औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जैसे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश, सुना है ना ऐसे नाम? बस वही। आगे देखिए, अब मेंस में क्या अलग है? जल, वन और मृदा संसाधन। एक तो ये टॉपिक हो गया अलग। कौन कौन सा? जल, वन और मृदा संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन के दो पार्ट हैं, क और ख, ध्यान रखना। ठीक है। फिर एक है जनसंख्या। इसमें वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। ये 4-5 बिंदुओं पर फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसका भी क्या बनेगा? वही एक पेज बनेगा। इसमें 4-5 चीज लिखनी है कि ग्रोथ कितनी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, फिर डेंसिटी, फिर सेक्स रेशियो, फिर लिटरेसी रेट, और फिर अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। बात खत्म। ठीक है ना? क्या कारण है कि कई स्टूडेंट बार बार प्रीलिम्स देके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? वो फोकस करते हैं कि अब की बार मैं टेट सीरीज ज्वाइन करूंगा। जैसे एक बार प्रीलिम्स में फेल हो गए, फिर वो क्या करेंगे? दोष किसको देंगे? दूसरी चीज़ों को। कोचिंग खराब थी, बुक्स खराब थी, नोट्स खराब थे। समझ गए क्या? कभी भी खुद की अप्रोच और खुद की स्ट्रेटजी को दोष नहीं देगा वो। ठीक है ना? फिर वो कोचिंग चेंज कर देगा, फिर वही करेगा जो उसने पिछली बार किया था। फिर उसके साथ क्या होगा? वही होगा जो पिछली बार हुआ था। क्लियर? ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी क्लियर है? समझ गए क्या अप्रोच क्या लगानी है? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं। प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। तो यहाँ देखिए, प्रमुख भौतिक भूआकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। आ गया टॉपिक। जब प्रीलिम्स में पढ़ लो, मेंस में पढ़ लो, जब भी इस टॉपिक को पढ़ो दोनों अप्रोच से पढ़ना है कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कैसे आएंगे। फिर यहाँ जलवायु की विशेषता है। यहाँ देखिए जलवायु विशेषता और उनका वर्गीकरण। क्लियर? फिर है प्रमुख नदियाँ और झीलें। तो यहाँ है प्रमुख नदियाँ और झीलें। फिर प्राकृतिक वनस्पति है। तो यहाँ देखिए प्रमुख वनस्पति के प्रकार हैं। यहाँ ध्यान रखना मृदा नहीं है, यहाँ केवल मृदा वाला टॉपिक है। अब आपको क्या करना है? मृदा के टॉपिक के एक पेज बनेंगे आपके। एक तो जो सामान्य वर्गीकरण है, उस सामान्य वर्गीकरण का बना लेना। क्लियर है? और एक दूसरा पेज बनेगा आपका किसका? एक साइड में कोपेन, एक साइड में पिवार्था और एक में थानबेट। ठीक है, वो सुना होगा ना AW। हाँ नहीं, जलवायु की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं मृदा की बात कर रहा था क्या? हाँ, जलवायु की बात कर रहा हूँ मैं जलवायु की बात कर रहा हूँ। एक तो सामान्य कर लेना और एक भी अलग अलग कर लेना, तो जलवायु तो ऐसी हो जाएगी। मृदा केवल प्रीलिम्स में है, और मृदा में जितने भी प्रकार हैं। अब यहाँ एक चीज मृदा पे थोड़ा आजकल फोकस हो रहा है भाई, कि कौन सी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है और किस में अधिकता है। ये तो बता दोगे आप कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। दूसरा, जो मृदा का साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है, सुना है ना? साइंटिफिक।
ठीक है ना। हाँ, ये लिथोसोल वगैरह है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा है। एक जो राजस्थान कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मृदाओं में वर्गीकृत किया है उनको, ठीक है, साइरोजेम, सेवेरिना वगैरह, इसके ऊपर तो सामान्य तो आप बता दोगे कि बलुई मृदा है या अर्धशुष्क बलुई मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ीय मृदा है, ये तो आप बता दोगे। वहां थोड़े से आप फंस जाओगे, तो उसकी एक लिस्ट जरूर बना लेना और उसको बार बार रिवाइज कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे नाम है आप उसको बार बार भूल जाते हो। क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रमुख फसलें, यानी एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, यहाँ भी क्या है, एग्रीकल्चर है। इसमें प्रमुख फसलें हैं, इनका उत्पादन और वितरण है। यहाँ केवल स्पेसिफिक नाम दे रखा है, गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। तो आप इस टॉपिक को यदि पढ़ लेते हो जिसमें सारी फसल आ जाती है, उसमें एक पेज बना लेना प्रीलिम्स के लिए बस। ये तो पढ़ लिया, एक पेज किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। चाहे सारी फसलों का बना के उसमें प्रीलिम्स का अलग कर लेना कि ये केवल प्रीलिम्स में है और बाकी सारे मेंस में है। क्लियर है? ओके, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि, जिसमें वही चीजें हैं, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां। अब यहाँ देखिए, हाँ, जनसांख्यिकी विशेषताएं और प्रमुख जनजातियां। तो जनसांख्यिकी विशेषताएं क्या है, वही आ गई, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, सब कुछ आ गई ना वही। तो जनसांख्यिकी विशेषता हो गई और लास्ट में क्या आ गई, जनजातियां। तो जनजातियों में सारी की सारी है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा रह गया, खनिज का। देखो खनिज कौन से हैं, धात्विक और अधात्विक। यहाँ देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिज, प्रकार, वितरण, उनका औद्योगिक उपयोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना कि किस खनिज का प्रयोग किस में, कौन से उद्योग में किया जाता है। क्लियर है? ओके, फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। तो यहाँ देखिए, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत है। फिर है बायोडाइवर्सिटी और इनका संरक्षण। फिर देखिए, वन्यजीव एवं जैव विविधता, चुनौतियां और संरक्षण। तो ये तो वो टॉपिक हैं जो कॉमन है दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस में। अब यहां देखिए भैया, इंडस्ट्री ओनली प्रीलिम्स में। क्लियर? फिर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण तकनीक, ये भी कहाँ है, ओनली प्रीलिम्स में। पर्यटन स्थल एवं सर्किट्स, परिपथ, कहाँ है, ओनली प्रीलिम्स में। तो 3 टॉपिक तो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ने हैं। फिर मेंस में देखिए, यूनेस्को जियो पार्क्स एंड जियो हेरिटेज साइट कॉन्सेप्ट और राजस्थान में इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये ऐसे कैसे। यूनेस्को का नाम सुना है? यूनेस्को 2-3 काम करता है। यूनेस्को पहला काम तो क्या करता है, विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। जैसे राजस्थान में क्या क्या है, राजस्थान में एक तो है केवलादेव, ठीक है, फिर कालबेलिया नृत्य, फिर राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, फिर जयपुर शहर, ऐसे विश्व धरोहर होगी। एक क्या करता है, जियो हेरिटेज साइट और जियो पार्क, उसको घोषित करता है। जियो हेरिटेज साइट घोषित करता है इंडिया में सबसे पहले कौन करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसे स्थल जिनमें ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो किसकी हैं, टूरिज्म की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रिसर्च की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समझ गए क्या? तो जीएसआई उसको क्या करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर देता है। पहले तो आइडेंटिफाई करेगा। अब राजस्थान में आइडेंटिफाई कितनी है, 12। कितनी है, 12। और उसमें से जियो हेरिटेज साइट घोषित कितनी है, 1, रामगढ़ क्रेटर 12। ठीक है, जो अपन ने क्लास में भी बात करी थी। ठीक है, तो इसके अलावा यूनेस्को 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को चलाता है वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, WNBR। अब इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें से 12 इस नेटवर्क में शामिल हैं। तो
3 काम हो गए ना मेजरली। तो इसलिए यूनेस्को थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी वहाँ देखो भूपार्क और भूधरोहर स्थल की संकल्पना है, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर यहाँ जब आप पर्यटन स्थल पढ़ोगे तो आप इसमें कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ ही चुके होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। अब पर्यावरण संबंधी मुद्दे यहाँ राजस्थान में कौन से हैं भाई? राजस्थान में एक तो है डेजर्टिफिकेशन, क्या है? मरुस्थलीकरण, एक डिफोरेस्टेशन एवनीकरण है, एक मृदा का अपरदन हो रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। तो इस टाइप के मुद्दे हैं। हो गए मुद्दे। फिर सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव, स्कीम्स, प्लान्स वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, वो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। क्लियर है? हो गया राजस्थान की जियोग्राफी। ओके। अब करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। एक तरफ प्रीलिम्स का है, एक तरफ है मेंस का है। तो देखते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक है, समान टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस में, वो देखते हैं। संविधान सभा है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और संवैधानिक संशोधन है। यहाँ देखिए भारत का संविधान निर्माण, अब निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा। फिर विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा। अब ये मूल ढांचा का जो संविधान संशोधन हुआ तो केशवानंद भारतीवाद में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा की क्या दी थी? संकल्पना दी थी। तो वो संशोधनों में पढ़ लोगे आप। क्लियर है? चलो फिर है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, फिर है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। 4 चीज है। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब यहाँ देखिए आप वैचारिक सत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, वही चारों इधर हैं, वही चारों उधर हैं। तो कहीं भी पढ़ लीजिए, कॉमन है। क्लियर? आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर? अब यहाँ देखिए आप संसदीय प्रणाली आ गई, राष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, ये उच्चतम न्यायालय आ गया और ये न्यायिक पुनरावलोकन आ गया। क्लियर? अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है, देखो एक तो उच्च न्यायालय वहां नहीं है, तो उच्च न्यायालय तो आप राजस्थान की पॉलिटी में वैसे पढ़ लोगे। ठीक है। फिर एक है न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता और पुनरावलोकन मिलते जुलते ही चीजें हैं, तो यहाँ दोनों ही पढ़ने हैं आपको। यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? एक तो जुडिशियल रिव्यू हो गया और एक जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध डायरेक्ट वहां नहीं दे रखा, लेकिन पढ़ना जरूर है। डायरेक्ट आपको नहीं दे रखा है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना आवश्यक है। क्लियर है? ओके। फिर संस्थागत ढांचा 3 में देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है, कैग है, नीति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यहाँ भी सारे के सारे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग है, कैग है, नीति आयोग है, सतर्कता आयोग है, सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यहाँ एक तो यूपीएससी है, वो डिफरेंट है, यूपीएससी अलग से है जो प्रीलिम्स में नहीं है, और यहाँ लोकपाल अलग से है जो मेंस में नहीं है। दोनों समझ गए क्या? यहाँ तो यूपीएससी अलग से पढ़ना है आपको, वहाँ लोकपाल अलग से पढ़ना है। फिर बात करते हैं संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। अब देखिए ये टॉपिक है ओनली प्रीलिम्स में है, और ये आज़ादी के बाद का जो भारत है उसमें ये टॉपिक कवर हो जाता है। आज़ादी के भारत, आज़ादी हो गई 1947 में, देश आज़ाद हो गया। अब संघवाद की केंद्र राज्य हैं, उनका गठन कैसे हुआ, सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे अपन। फिर भारत में लोकतांत्रिक राजनीति को प्रथम चुनाव कब हुए, आम चुनाव, सेकंड कब हुए, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ट्रेंड थे, वो चीज़ें।
फिर गठबंधन की सरकारें कब से शुरू हुई, फिर राष्ट्रीय एकीकरण कब कौन सा राज्य भारत का पार्ट बना। क्लियर? ओके। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं मेंस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए राजनीतिक गत्यात्मकताएं ओनली मेंस में है, जिसमें क्या क्या है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीय, भाषा, लिंग की भूमिका क्या है, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, नागरिक समाज जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र। ये केवल मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक बार रीडिंग जरूर मारनी है बस। देखो जो टॉपिक मेंस में ही है, केवल मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं है, और सब्जेक्ट कॉमन है। जैसे कोई कुछ तो ऐसे हैं जो सब्जेक्ट केवल मेंस में है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एथिक्स, पबैड, समझ गए क्या? फिर लॉ है, बिहेवियर है, स्पोर्ट्स एंड योगा है, हिंदी, इंग्लिश है, वो केवल मेंस में है। और मैथ, रीजनिंग ऐसे हैं जो केवल प्रीलिम्स में है। उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन टॉपिक्स की, उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। क्लियर है? क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच तो उसी में बनेगी ना। अब आप एथिक्स पढ़ो तो केवल मेंस के लिए पढ़ोगे, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे पढ़ोगे उसको? प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी बनेंगे उसमें, नहीं बनेंगे। समझ गए? ओके। फिर देखते हैं, ये वर्ल्ड पॉलिटिका है। शीत युद्धोत्तर दौर में उदयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पर्यावरणीय मुद्दे। क्लियर? फिर यहाँ भारत की विदेश नीति, उद्विकास निर्धारक तत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क में भारत की भूमिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया, सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक एवं राजनीतिक मुद्दे, उनका भारत पर प्रभाव। ये जितने भी आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये केवल कहाँ है? मेंस में है। क्लियर? अब थोड़ा सा इधर देखते हैं। इंडियन पॉलिटी अपनी कंप्लीट हो गई थी प्रीलिम्स में, अब आ जाती है राजस्थान की पॉलिटी। तो यहाँ देखिए, पहले राजस्थान की राज्य राजनीति में दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांकिकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाएं। ये तो देखो, एक तो ये। अब यहाँ देखिए स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, तो यहाँ ये इसमें भी है मेंस में और प्रीलिम्स में भी है। बाकी चीजें ये अलग से प्रीलिम्स में है और ये अलग से मेंस में है। ठीक है? जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय केवल प्रीलिम्स में है, जिला प्रशासन केवल प्रीलिम्स में है, RPSC राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग केवल प्रीलिम्स में है। फिर लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र केवल प्रीलिम्स में है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? राजस्थान की राज्य राजनीति, दलीय प्रणाली क्या रही है भाई? जब राज्य में चुनाव हुआ तो प्रथम विधानसभा में कौन कौन से दल को कितना मत मिला, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है? फिर राजनीतिक जनांकिकी, ये राजनीतिक जनांकिकी क्या है? कौन सी कास्ट के वोट किधर जा रहे थे, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी थी, इस टाइप की चीज़ें हैं। राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, कि कांग्रेस, बीजेपी या जो अन्य पार्टियां हैं उनका कैसे क्या प्रभुत्व रहा, कौन उठी कौन गिरी, ये चीज़ें हैं इसमें। क्लियर है? समझ गए? ओके। अब लास्ट में आ जाते हैं समसामयिकी मामले। अब समसामयिकी करंट अफेयर कौन सी भाई? राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। ये कहाँ है? प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ये आपको पढ़ना ही है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो अलग से दे रखा है बाकायदा। ठीक है ना? ये पढ़ना ही पढ़ना आपको। और ये मैं तो ये कहता हूँ, जो
यूट्यूब पे घनश्याम सर क्लास ले रहे हैं, उसको डेली देखो। उसकी जो पीडीएफ शेयर की जाती है टेलीग्राम पे, ठीक है ना, उसको आप सेव करके रखना। और जो मंथली पीडीएफ आती है, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। देखो कुछ चीज़ें तो समझने की होती हैं, हर चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको लगे ना ये डेटा फैक्ट फिगर काम का है और ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वहां आप उसका क्या कर लेना, नोट्स बना सकते हो। एक अच्छा सा ठीक सा रजिस्टर ले लेना और उसमें छोटी छोटी बातें लिखते रहना, ताकि आपके पास एक थोड़ा सा कंटेंट तैयार हो जाए खुद का। तीसरी बात, जब इन जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं या जो पीडीएफ है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई सप्ताह में 15 दिन में आपको 15 दिन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाएं, ताकि जो करंट अफेयर है वो आपके साथ साथ तैयार होती रहे। क्लियर है? ओके। तो भाई इस तरह से हमने क्या देख लिया, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी भी देख ली है। अब बात करते हैं किसकी, इकोनॉमी। देखो भाई इकोनॉमी का सिलेबस इस टाइप का है, प्रीलिम्स में मेंस में ज़्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है ना। और चीज़ें तो लगभग कॉमन है, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो बजट निर्माण, यहाँ पहले ये जो है इसका ये वाले देख लो, बजट निर्माण है, लोक वित्त है, वस्तु सेवा कर है, यानी कि इसमें क्या गया, राजकोषीय नीति की बात चल रही है, उसी में होते हैं ये चीज। अब यहाँ देखिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, नवीनतम वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट, एक तो यहाँ आ गया बजट प्रबंधन और भारत में राजकोषीय सुधार। क्लियर है? ठीक है। फिर ये देखिए बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, दोबारा वही चीजें हैं। फिर भारत में कर सुधार, कर की बात आ रही थी, लोक वित्त और जीएसटी। फिर अनुदान और नगद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे, ये भी बजट से संबंधित है। राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, तो ये बात अपन ने करी भी थी, ठीक है ना। तो ये जितना भी है ये इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में कवर है। चाहे आप यहाँ पढ़ लो तो ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ते हो ना मेंस के लिए, तो वो वाला आपका वैसे ही क्लियर है। ये समझ गए क्या? तो आपको सिर्फ यहाँ मेंस के लिए इन टॉपिकों को कवर करना है, वो वाले टॉपिक इसी में इंक्लूड हैं। ये समझ गए? अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, एक तो ये है। अब समृद्धि और विकास देखिए, अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि, बस इतना ही दे रखा है इसमें। तो मैंने बताया था ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ये चीजें दोनों जगह ही आपको कवर हो जाएंगी। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग, देखिए कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि, उत्पादकता की प्रवृत्तियां क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियां। ठीक है। अब यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें कृषि भी है, उद्योग भी है, सेवा भी है, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति है, मुद्दे हैं, पहल है। पहल का मतलब कोई योजना, इनिशिएटिव, प्लान्स जो भी है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। अब यहाँ देखिए आपको ये कृषि क्षेत्र हो गया, ये उद्योग क्षेत्र हो गया ना। अब इसमें उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्तियां क्या है, औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक वित्त, उदारीकरण आ गया ना, उदारीकरण लास्ट में था। ठीक है। फिर वैश्वीकरण, निजीकरण, ये और आर्थिक सुधार, इसमें पूरा दिया गया है। एलपीजी, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वो पूरा है। इसमें केवल आर्थिक सुधार और उदारीकरण, तो आर्थिक सुधार में सारे आ जाते हैं। इधर नाम ज्यादा बड़ा दे रखा है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसमें सिर्फ आर्थिक सुधार और उदारीकरण। तो आर्थिक सुधार पूरा ही पढ़ना आपको, उसमें सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर है? और देखते हैं फिर, देखिए यहां देख लीजिए पहले कुछ टॉपिक, लेखांकन, अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग ओनली प्री में है। मेंस में पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 उसमें है अकाउंटिंग ऑडिटिंग पार्ट सी, वहाँ ये टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स में यहाँ सिर्फ इतना ही है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, काम हो जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, सब्सिडी और पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
और ई कॉमर्स, ये ओनली प्रीलिम्स में है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वैश्विक हैप्पीनेस या ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये केवल कहाँ है, प्रीलिम्स में। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बस। इसमें आपको कब शुरू हुआ, कौन जारी करता है, और वर्तमान में भारत की क्या रैंक है, किस देश की फर्स्ट रैंक है, किसकी लास्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। इतना हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर। देखो एक क्षेत्र देखिए, सामाजिक क्षेत्र, इसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है। अब यहाँ देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा क्या है, प्रकार है, कारण है, निदान क्या है, वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं क्या है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। गरीबी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसमें सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, और गरीबी मापने की जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो अब तक के जितने भी कार्य दल बने हैं, जितनी भी समितियां बनी हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति, सबकी क्या रिकमेंडेशन रही है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। ऐसे बेरोजगारी की संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। क्लियर। अब यहाँ और देखिए, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति, प्रभावी नियामक की समस्याएं, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्वासित करना, और रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना। यदि आप सोशल सेक्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आपको ये तो करना ही है कि भाई कोई स्टैटिक पोर्शन में कोई चीज़ दे रखी है, कोई परिभाषा, कोई कॉन्सेप्ट, वो तो पढ़ना है। और प्रश्न आएंगे कहाँ से, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट। आपको ये तो पढ़ना है कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी किसे कहते हैं, बेरोजगारी कितने, वो तो आपको स्टैटिक बुक में मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। कोई इक्का दुक्का प्रश्न यदि आ जाए स्टैटिक पोर्शन से तो वो अलग बात है। क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड इकोनॉमी केवल मेंस में है भाई, प्रीलिम्स में नहीं है। इसमें क्या है, वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका पूछी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पूछा गया। ठीक है, ये ओनली मेंस में है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी चीजें और देखिए, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, सामाजिक न्याय और अधिकारता। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र। तो यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो ये अपने आप ही हो जाता है। क्लियर। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, एक ये बचा है मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव, नियंत्रण। एक बची है मौद्रिक नीति, एक बैंकिंग। ये तीनों चीजें हैं, यहाँ ध्यान से समझना। बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है मौद्रिक नीति। बैंकिंग के अंतर्गत ही आएगा मौद्रिक नीति। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहले RBI जारी करता था, अब MPC जारी करती है 2016 से। इसमें 3 सदस्य RBI के हैं, 3 भारत सरकार के हैं। क्लियर है। लेकिन बैंकिंग के अंतर्गत ही आ गया है, ये ध्यान रखना। अब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, और इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है, ये चीजें पूछी गई है। अब यहाँ देखिए, स्फीति, कीमतें, मांग और पूर्ति प्रबंधन, वही सारी चीजें हैं। ठीक है ना। मुद्रास्फीति, स्फीति अलग अलग नहीं है। यहाँ क्या क्या पूछा गया है कि भाई एक तो प्राइस, एक डिमांड और एक सप्लाई, वही मुद्रास्फीति इन 3 चीजों से ही होती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पढ़ लो या वहाँ पढ़ लो, एक ही बात है। इस तरह से जो इकोनॉमी है उसका, वर्ल्ड का और इंडिया वाला हमने पोर्शन देख लिया है। अब बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी की। देखो भाई, राजस्थान की इकोनॉमी में क्या है। सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य। पहला टॉपिक राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का, GDP कितनी है, GSDP कितनी है, GVA कितना है, सारा पढ़ लिया। यहाँ देखिए, राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, मुद्दे और चुनौतियां, वही बात है। बजट अपन पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, बजट है पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये पढ़ लिया, ये टॉपिक क्लियर है। अब देखिए, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। यहाँ देखिए, कृषि, उद्योग, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या आ गया, उत्पादन, उत्पादकता, जल संसाधन, सिंचाई,
कृषि विपणन और डेयरी एवं पशुपालन। फिर यहाँ देखिए औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, औद्योगिक वृद्धि, नव प्रवृत्तियां, खादी और ग्रामोद्योग। फिर और देखिए आगे अवसंरचना विकास, यहाँ देखिए आधारभूत संरचना और संसाधन। ठीक है, तो दोनों में सेम है ये। ठीक है, तो विद्युत और परिवहन अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाएं, पीपीपी मॉडल पढ़ा था ना। फिर दृष्टिकोण और संभावनाएं क्या है, राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये दोनों वहां की क्लियर हो जाते हैं, प्रमुख विकास परियोजनाएं दोनों जगह है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंट क्या है। बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, सतत विकास लक्ष्य। फिल्म्स में सीधा सीधा नहीं दे रखा है, पूछा जा सकता है लेकिन सीधा सीधा नहीं दे रखा है। फिर एक चीज और देखिए, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निशक्त जनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों, श्रमिकों के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। देखिए राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, वही बात यहाँ आ जाती है। केवल एक चीज यहाँ डिफरेंट हो रही है, समृद्धि विकास और आयोजना। ठीक है, ये समृद्धि विकास आयोजना यहाँ नहीं है। फिर एक ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, ये यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, तो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें केवल प्रीलिम्स में है और कुछ चीजें केवल मेंस में है। क्लियर। अंत में हम बात करते हैं साइंस एंड टेक। देखो प्रीलिम्स का सिलेबस देखो ऐसे लगेगा छोटी सी साइंस है, और मेंस में देखो कि केवल ही साइंस है। तो आरएस मेंस के पेपर 2 में यूनिट सेकंड है, यूनिट फर्स्ट में तो क्या है एथिक्स, यूनिट सेकंड में क्या है साइंस टेक, और यूनिट थर्ड में क्या है जियोग्राफी। समझ गए क्या। तो सबसे पहले एक शब्द देखिए आप, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। क्या यहाँ कहीं कहा गया क्या कि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के मूलभूत तत्व या फिजिक्स के या बायोलॉजी के। तो जहां विज्ञान शब्द आ गया ना वह सारी की सारी आ गई। समझ गए क्या। ये एक लाइन में ये जितना आपको दिख रहा है ना ये सारा का सारा आ गया। क्लियर है। देखो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, दैनिक जीवन में भौतिकी, और ये वाला पार्ट है किसका बायोलॉजी का। और ये यहाँ बायोलॉजी के दो अलग से और टॉपिक दे रखे हैं, आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच फैक्टर, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक और पशुजन्य रोग। क्लियर। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणविक संरचना, धातु अधातु और उपधातु, धातु क्रम सिद्धांत, विधियां कौन सी है, महत्वपूर्ण अयस्क और मिश्र धातु, अम्ल क्षार और लवण, पीएच और बफर की अवधारणाएं। सीधे सीधे इन टॉपिकों से उठकर मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अब मेंस के पेपर देखोगे ना तो सीधा सीधा जो मेंस के सिलेबस है उसमें जो बिंदु दे रखे हैं, जो टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके नाम के ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। क्लियर। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण औषधियां, संश्लेषित और प्राकृतिक औषधियां कौन कौन सी हैं, एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक और मधुरक, कार्बन, इसके यौगिक और उनके घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, रेडियोधर्मिता अवधारणा क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। क्लियर है। केमिस्ट्री हो गई। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। गुरुत्वाकर्षण, मानव नेत्र और दोष, ऊष्मा, स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनीय चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय विखंडन और संलयन। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, एमआरआई वगैरह सीधा सीधा आता है। क्लियर है। फिर यहां से शुरू हो जाती है बायोलॉजी। कोशिका, मानव में नियंत्रण और समन्वय, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण और पाचन तंत्र। ठीक है, ये 4-5 तो तंत्र हैं। फिर रक्त समूह, रक्त की संरचना, कार्य, हार्मोन्स, आनुवांशिक और जीवन शैली के रोग। फिर मानव रोग,
संचारी और गैर संचारी, फिर एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ठीक है ना। एक एक शब्द है इनमें, लाइन भी नहीं है, ठीक है। कम क्षेत्र में एंडेमिक, उसे बड़े में एपिडेमिक, और बड़े में ग्लोबली लेवल पे पेंडेमिक। जैसे कोरोना क्या थी, एक महामारी थी, पेंडेमिक था, समझ गए क्या। बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इनके निदान और नियंत्रण, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण, ड्रग्स एवं अल्कोहल का दुरुपयोग, पादप के भाग और उनके कार्य, पादपों में पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रक, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे और जैविक खेती। इतना हो गया। अब यहाँ सिर्फ ये जो आपको दिख रहे हैं स्काई ब्लू, उतना ये सारा है। तो मेरे हिसाब से आप इस मेंस वाले सिलेबस को कवर कर लीजिए, ये 3 टॉपिक अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए, एक तो ये देखिए जैव विविधता एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एंड बायोटेक्नोलॉजी और जीन इंजीनियरिंग। अब यहाँ देखिए जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग दोनों जगह है, बायोटेक, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहां देखिए भाई, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सबसे पहले कंप्यूटर देखिए, आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान, नेटवर्किंग और प्रकार, एनालॉग और डिजिटल दूरसंचार, आवर्ती स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया और उसके प्रभाव, भारत में आईटी उद्योग, डिजिटल इंडिया पहल। तो पूरा पूरा ये वाला टॉपिक है ना, ये आप ये कवर कर लीजिए, ये आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्पेस टेक की और डिफेंस टेक की। स्पेस टेक में क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन। फिर है रक्षा प्रौद्योगिकी में मिसाइलें, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार। यहाँ ये पढ़ लीजिए, आपको ये वाला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्लियर है। फिर थोड़ा सा अलग देखते हैं भाई, देखिए राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार की नीतियां। अब यहाँ देखिए, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। क्लियर। अब साइंस टेक में दे रखा है, तो इसमें जो इनोवेशन हुए हैं वही तो चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो दोनों टॉपिक है ना, वो यही क्लियर हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट और क्या है, यहाँ देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, फिर है और तकनीकी प्रगति, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, आरएफआईडी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वहाँ प्रीलिम्स में नहीं है। ये नैनोटेक है, यहाँ प्रीलिम्स में नैनोटेक भी है। क्लियर। अब प्रीलिम्स में डिफरेंट क्या है जो मेंस में नहीं है, एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंजेज एंड देयर इफेक्ट्स, एक तो ये है, ठीक है। एक है बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इधर मेंस में नहीं है। समझ गए क्या। इस तरह से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक, ये 5 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हैं। दोनों के सिलेबस में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन 3-4 बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा प्रीलिम्स में मैथ, रीजनिंग अलग से बचता है, वो आपको केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी की मेंस की जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको अलग से पढ़नी है। लेकिन अब वर्तमान में यदि आप तैयारी कर रहे हो
तो इन 5 सब्जेक्ट को तो ऐसा कर लो कि आपको मेंस के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। क्लियर है? दोनों अप्रोच से कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा वो अप्रोच भी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, और मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर, ये आपकी अप्रोच भी होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रही है, तो उसको भी ध्यान से थोड़ा देख लेना, इंटरव्यू में उनसे संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, ओके।